हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2021 की टॉपर श्रुति शर्मा की यहाँ पर हम कॉपी देखने वाले हैं। यहाँ पर ये ऐसे की कॉपी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। इन्होंने ये एग्जाम जो है 2020 में दिया था। तो यहाँ पर ये पूरी कॉपी हम देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है ये पेपर उन्होंने सॉल्व किया है। टाइमिंग यहाँ पर जो है 3 आवर्स की इसमें दी हुई है और इसमें केवल जो है 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं, जिसलिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है। जैसा कि अब यहाँ पर जो ये पेपर होता है इसमें इन्होंने लैंग्वेज कौन सी चूज़ की है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर जो लैंग्वेज चूज़ की है ये हिंदी में यहाँ पर जो है किया हुआ है आंसर। इसका मतलब उन्होंने हिंदी लैंग्वेज चूज़ की है। इसमें यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ पर तो जो टेस्ट इन्होंने दिया है यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चन है, जबकि ओरिजिनली जो पेपर होता है उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में और 4 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में। उसमें से एक एक क्वेश्चन करने होते हैं और दोनों ही क्वेश्चन मिला के मतलब एक क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन जो है 125 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी में 125 का। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 250 मार्क्स यहाँ पर होते हैं। इस तरीके से मतलब ये पेपर होता है। तो देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से उन्होंने जो है अपना आंसर यहाँ पर लिखा है और किस तरह से यहाँ पर आप जो है अपना आंसर जो है इसको देखकर सीख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है, जैसे कि हिंदी में इन्होंने चूज़ किया तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा। भारत में संघवाद के बदलते प्रतिमान। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या विवैश्वीकरण का युग शुरू हो गया है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। तो इन्होंने सेकंड क्वेश्चन को चूज़ किया है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर इन्होंने लिखा है। तो इसका हम पूरा आंसर देखेंगे। तो जैसे कि इन्होंने शुरुआत की है कि क्या वैश्वीकरण का युग शुरू हो गया है, क्वेश्चन इन्होंने लिखा है। यहाँ पर इन्होंने जो है एक संस्कृत का वाक्य लिखा है, यादुम उरे यावुरुम केलीर। इसका मतलब यहाँ पर होता है हम हर स्थान के हैं, हम हर किसी के हैं। तो इसका मीनिंग होता है, अब वैश्वीकरण की बात हो रही है तो इसके लिए यहाँ पर ये श्लोक जो है वो एकदम फिट बैठता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सीख सकते हैं, यानी कि शुरुआत किस तरीके से करनी है ये पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हैं स्टूडेंट का। उसके बाद आगे यहाँ पर भारत की संस्कृति के बारे में बात की है, जिसमें वसुदेव कुटुंबकम के बारे में बात कर रहा है। इसके नज़रिए के अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकृत का पूर्ण रूप से आह्वान द्वितीय विश्व युद्ध के अटलांटिक चार्टर में देखने को मिलता है, जो वैश्विक सहभागिता के केंद्र में रख एक नवीनतम वैश्विक व्यवस्था की परिकल्पना करता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने आंसर की शुरुआत इस तरीके से की है। वसुदेव कुटुंबकम एक यहाँ पर अच्छा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, परंतु हाल ही में इस परिकल्पना में अनेक दरारें प्रतीत होती है, जिसे वैश्वीकरण के युग की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है, एक और जहाँ वैश्विक नागरिकता व इंसानियत के स्थान पर क्षेत्रीय व निर्जातीय पहचानों पर जोर दिया जा रहा है, वहीं आर्थिक स्तर पर भी एक वैश्विक गांव की परिकल्पना को छोटे खंडों में तोड़ने का प्रयास दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने इसको लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, परंतु क्या वैश्वीकरण की ताकतें इतनी सर्वव्यापी व गहरी हैं कि इसे एक पृथक युग की उपाधि दी जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इन्होंने अलग अलग यहाँ पर जो है क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, जिसके आंसर इन्होंने आगे खुद ही दिए हैं, यानी कि प्रस्तुत करने का एक तरीका है कि यहाँ पर क्या क्या सवाल उठते हैं वैश्वीकरण के टॉपिक पर। उसके बाद इन्होंने आंसर के रूप में यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है इसको हम देखेंगे। अगर राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके अग्रणी प्रवक्ता के रूप में देखे जा सकते हैं, जिन्होंने अमेरिकियों के लिए अमेरिका का नारा बुलंद किया। इसी से जुड़ता विषय यूरोपीय देशों में भी विद्यमान है व प्रवासियों के बढ़ते आंकड़ों के कारण उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। यहाँ पर ये एक अच्छा टॉपिक है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बाद ही यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद को जगह काफ़ी मिलने लगी है। ब्रिटेन में हाल ही में हुआ ब्रेग्जिट न ही प्रवासियों की रोकथाम हेतु कदम था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वैश्वीकरण के एक संकेत व केंद्र बिंदु यूरोपियन यूनियन से पृथक हो अपनी एक पृथक पहचान व भविष्य बनाने का प्रयास था। यहाँ पर जो है यूरोपियन यूनियन के बारे में फिर इन्होंने बात की, मतलब वैश्वीकरण को जो है किस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए उसके बारे में इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसके बाद यहाँ पर है, जहाँ पश्चिमी यूरोपीय देशों में प्रवासियों का मुद्दा ज्वलंत है, वहीं पूर्वी यूरोप एशिया में आर्मेनिया अजरबैजान में वर्षों पुराना नागोर्नो काराबाख का युद्ध फिर ज्वलंत हो उठा है। उत्तर दक्षिण कोरिया से लेकर भारत पाकिस्तान तक विश्व भर में बढ़ते संघर्ष व युद्ध वैश्विक अमन की भावना पर कोठारघात है। संस्थागत स्तर पर संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक व्यवसाय संस्था, वैश्विक स्वास्थ्य संस्था आदि की घटती शक्तियां व वर्चस्व भी वैश्वीकरण का संकेत है। अमेरिका का यूनेस्को व WHO से हटना भी इसके संसाधनों व प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आर्थिक स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में
पहला कदम उठाया है वह संरक्षकतावाद का बिगुल बजाया है। अमेरिका चीन का शुल्क युद्ध आर्थिक दायरे में एक वैश्विक बाजार की परिकल्पना पर प्रहार करता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है भारत के साथ भी अमेरिका का रवैया इसी प्रकार है। वह H1B वीज़ा कम करने का आदेश अमेरिकी कार्यस्थलों व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी नागरिकों को रोजगार देने का प्रयास है। यानी कि कहने का मतलब है कि जितना प्रवासी कम आएंगे उतना यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलने की आशंका बढ़ती जाएगी। साथ ही भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिविलेज की सूची से भी हटाया गया है। अमेरिका का भी वैश्वीकरण का नेतृत्व महज आर्थिक व राजनीतिक नैतिक स्तरों तक नहीं बल्कि पर्यावरणीय मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। पेरिस समझौता इसमें एक उदाहरण है, ये पर्यावरण का एक समझौता है। तो इसमें आगे है यहाँ पर भारत व अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्यों को पाने के प्रयास में अमेरिका ने मध्य में ही हाथ छोड़ दिया। पर्यावरण के संदर्भ में सिर्फ भौतिक तौर पर ही नहीं परंतु वैचारिक भी वैश्वीकरण भी देखने को मिलता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है क्योंकि हम प्रकृति व मानव के परस्पर संबंध को नकारते हुए अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। जर्मनी में बैठे एक व्यक्ति के अत्यधिक ऊर्जा के उपयोग व मालदीव व बांग्लादेश में भूमि विसर्जन के अंतर संबंध को समझने में हम नाकाम हैं। कोविड जैसी महामारी, वन हेल्थ जैसे सिद्धांत को समझने की नाकामी व व्यक्तिगत कार्यों पर का विश्व पर प्रभाव न समझने के कारण ही जन्म लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने है नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखा है पर्यावरण ही नहीं सामाजिक आंदोलन व जो वैश्वीकरण के कारण एक समूचे रूप में विश्व के पिछड़े वर्गों को जोड़ने में कामयाब हुए थे आज विखंडित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर फेमिनिज्म आंदोलन में भी अब दरारें पड़ रही हैं। वह अफ्रीकी फेमिनिज्म व बुरा फेमिनिज्म इस आंदोलन में पश्चिमी व समृद्ध महिलाओं के वर्चस्व को लेकर चिंताएं व्यक्त करने में लगा है। उपरोक्त सभी आयामों में विवैश्वीकरण का आधार परंतु मूल रूप से वैचारिक स्वरूप से में मिलता है जिसमें बदलती निर्जातीय केंद्रिता सांप्रदायिकता व उग्र राष्ट्रवाद के संकेत मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ मांगे मस्तिष्क में आती हैं विदेशी उत्पादों के खिलाफ प्रदर्शन विशेषकर चीनी उत्पाद तो दूसरी ओर अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ विरोध। सिर्फ पोशाक व भाषा नहीं ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि स्वास्थ्य परायणता का पर्याय बने लोग सोशल मीडिया जैसे वैश्विक नदी रूपी मार्ग में विदेशी त्योहारों व साहित्य के खिलाफ अपनी नौकाएं चलाते हैं। इस विभिन्न आयामों का आकलन करने के उपरांत यह जानना अनिवार्य है कि वैश्वीकरण के उभरने के पीछे अनेक आशंकाएं दुरुस्त व वाजिब हैं। वह अक्सर शक्तिशाली देशों में संस्थाओं के वर्चस्व व दमन से बचने के लिए एक पुकार है परंतु दूसरी ओर अन्य आयामों में यह स्वार्थ परायणता व संकीर्णता के वाहक हैं। इसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए लिखा है महात्मा गांधी ने कहा कि हमें सदैव अपने खिड़की दरवाजे नए विचारों के लिए खुले रखने चाहिए क्योंकि यही एक गतिशील समाज का समर्थक है। विश्व में विद्यमान अनेक मुद्दों के निवारण व निराकरण के संदर्भ में सीख अत्यंत आवश्यक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर इन्होंने जिस तरह से लिखा है यहाँ पर अपने टॉपिक से ये हटी नहीं है। यानी कि वैश्वीकरण का जो टॉपिक इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इससे इन्होंने जो है बिल्कुल भी हटकर बात नहीं की है। यहाँ पर हर एक देश को सम्मिलित करते हुए इन्होंने वैश्वीकरण के ही बारे में बात करी है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप जब किसी देश के बारे में लिखते हैं तो यहाँ पर वो वैश्वीकरण में शामिल नहीं है। यहाँ पर वैश्वीकरण का मतलब ही यही होता है कि सारे देश उसमें शामिल हों। तो इसके आगे यहाँ पर इन्होंने फिर लिखा है आर्थिक स्तर पर वैश्विक मुद्दों में सर्वप्रथम 2008 के रिसेशन व 2017 से 2020 के कोविड आर्थिक झटके का स्मरण 2019-20 के कोविड आर्थिक झटके का स्मरण हो आता है जिसके समाधान हेतु वैश्विक संस्थाओं जैसे IMF व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अहम भूमिका थी। आर्थिक ही नहीं बल्कि आतंकवाद जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर भी बिना वैश्विक परामर्श के कोई संधारणीय समाधान नहीं निकल सकता। अतः हमें वैश्वीकरण की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता तो है परंतु क्या वैश्वीकरण पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है? तो यहाँ पर हालांकि इसको कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया इसके सबसे बड़ा उदाहरण है जिससे हम पूरी दुनिया से जुड़ पाते हैं। तो इसको आगे बढ़ते हैं जैसे कि सोशल मीडिया से लेकर संचार तक वैश्वीकरण एक ऐसी ताकत है जो एक बार जीनी के चिराग से निकल जाए तो इसे वापस लाना असंभव है। वैश्वीकरण को हवा देते लोग भी वैश्वीकरण द्वारा लाए गए उपकरणों का प्रयोग करने को बाध्य हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है
चीन की जो वस्तुएं हैं उनका जो उपयोग भारत में किया जाता है उसको हम ख़त्म इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो ये वैश्वीकरण के एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, हम इसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कोविड महामारी ने भी वैश्वीकरण की ताकतों को जोर दिया है, वह अनेक देशों व आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है, परंतु भारत द्वारा विश्व भर में हाइड्रोक्लोरोक्विनोन की दवाई का चित्रण व ऑपरेशन संजीवनी द्वारा हिंद महासागर के देशों में दवाई व अन्य जरूरतों का चित्रण हमारे वैश्विक नजरिए को उजागर करता है। वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था व वैश्विक खाद्य खाद्य संस्था का भी ऐसी भुखमरी व बीमारी के परिप्रेक्ष्य में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है राजनीतिक तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता के नमूने मिलते हैं, वह संयुक्त राष्ट्र का मंच लोगों के बीच अंतर संबंध को जोड़ने में सहायक है। अतः वैश्वीकरण का ढांचा अभी भी बरकरार है, परंतु इस ढांचे में भी वैश्वीकरण की हवाओं का चलन हो चला है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व के पद से हटने पर भारत की वैश्वीकरण के दूत के रूप में भूमिका अहम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो है हमें क्षेत्रीय सार्क जैसे कि सार्क, एससीओ व वैश्विक मंचों का उपयोग कर वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को दूर तक ले जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, इन्होंने इसको जो है एक डायग्राम से इन्होंने समझाया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, एक डायग्राम के जरिए जो इन्होंने समझाया है, छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए ये लिखा है, ये मतलब इसका इनका पूरा आंसर है। यहाँ पर 125 जो मार्क्स का जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो सीधी सी बात है इतने पेज तो आपको भरने ही हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है सेक्शन बी, जैसा कि मैंने बताया जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसमें सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कॉपी जो है इसमें 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसके हिसाब से इनको एक एक जो है क्वेश्चन चुनना है और उस पर आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सेक्शन बी में जो इन्होंने सेकंड क्वेश्चन चुना है आंसर के लिए, तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है मनुष्य के रूप में हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है कि इन्होंने किस तरीके आंसर लिखा है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर मैं समझाते हुए नहीं, केवल आप इसको जो है आंसर के रूप में एक बार देख लीजिए किस तरह से इन्होंने अपना आंसर लिखा है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए आसानी रहेगी किस तरह से कोई टॉपर आंसर लिखता है, इसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनका आंसर आप देख पा रहे हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं कि आंसर इन्होंने किस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर आप जो है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो है उम्मीद है कि ये यूज़फुल ज़रूर रहेगा आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।